पिछले वीडियो लेक्चर में आपको विलयनों की सांद्रता के बारे में मैंने बताया। आज के इस क्लास में विलयनों की विलेयता के संबंध में बताऊंगा। जहाँ तक परिभाषा की बात है तो विलेयता की परिभाषा इस प्रकार दी जाती है कि स्थिर ताप पर, ताप स्थिर हो तो स्थिर ताप पर किसी विलायक की निश्चित मात्रा में घुले हुए पदार्थ की अधिकतम मात्रा को उस पदार्थ की विलेयता कहते हैं। जैसे एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए 100 ग्राम जल एक बीकर में लेते हैं और उसमें चीनी घोलते हैं और चीनी जो है लगभग 60 ग्राम चीनी इसमें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर घुल जाती है। तो यहाँ हम विलेयता की परिभाषा के हिसाब से इसको समझते हैं। विलायक की निश्चित मात्रा यहाँ पर 100 ग्राम ली गई है। विलायक की निश्चित मात्रा को स्थिर ताप पर संतृप्त करने के लिए विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा को उस पदार्थ की विलेयता कहेंगे। यहाँ पर चीनी की विलेयता, इस उदाहरण में चीनी की विलेयता 60 ग्राम चीनी प्रति 100 ग्राम जल के रूप में व्यक्त की जा सकती है। विलेयता को व्यक्त करने की दो विधियां हैं। पहला तो ग्राम प्रति 100 ग्राम, यहाँ पर ग्राम जो है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है और 100 ग्राम विलायक का द्रव्यमान है। दूसरा, कभी कभी कुछ विलयनों के लिए या कुछ गणनाओं में मोल प्रति लीटर में भी विलेयता को व्यक्त किया जाता है। यह देखा गया कि ताप स्थिर होने पर विलेयता स्थिर होती है, ताप बदलने पर विलेयता भी बदल जाती है। भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न पदार्थों की विलेयता भिन्न भिन्न होती है। जैसे अब यहाँ पर एक एक करके हम विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं जो विलेयता को प्रभावित करते हैं। इसमें पहला जो कारक है, नंबर 1, वो है ताप। जैसा कि आपको बताया गया, ताप स्थिर होना चाहिए। स्थिर ताप पर किसी विलेय पदार्थ की विलेयता निश्चित होती है। ताप बढ़ने पर अगर हम ताप में वृद्धि करें तो अधिकांश पदार्थों की विलेयता बढ़ती है। जैसे चीनी की विलेयता बढ़ती है, किंतु कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटती है। जैसे कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का सूत्र है CH3COO ट्वाइस Ca, या कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, या कैल्शियम का सल्फेट। ये कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर घटने लगती है। इसका कारण है कि जब इन पदार्थों को जल में घोला जाता है तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं देते हैं। और आपको आगे बताया जाएगा ला शातेलीय नियम, जिसमें जब कोई पदार्थ ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दे करके घुलता है तो ताप बढ़ाने पर उसकी विलेयता घटने लगती है, और जो पदार्थ ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं देते हैं उनकी विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है। दूसरा, विलायक और विलेय पदार्थ की प्रकृति। विलायक और विलेय की प्रकृति। सभी विलायकों में सभी प्रकार के विलेय नहीं घुलते। यह देखा गया कि विलायक दो प्रकार के होते हैं। कुछ विलायक ध्रुवीय विलायक होते हैं। ध्रुवीय जिसमें ध्रुवता होती है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, जैसे H2O है, जल है, या अमोनिया है, NH3 है। ये ऐसे विलायक हैं जो ध्रुवीय हैं। और दूसरा अध्रुवीय विलायक। अध्रुवीय विलायकों में महत्वपूर्ण है जैसे बेंजीन। दूसरा है कार्बन डाइसल्फाइड CH2 या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, जल एक सार्वत्रिक विलायक है। जल एक सार्वत्रिक अर्थात इसमें अधिकांश चीज़ें घुलती हैं। जो
ध्रुवीय यौगिक हैं या आयनिक यौगिक हैं वही इसमें घुलते हैं। तो अभी हमने विलायकों के बारे में आपको बताया कि विलायक 2 प्रकार के होते हैं और इनमें कौन से पदार्थ घुलेंगे। ध्रुवीय विलायकों में जैसे जल में, अमोनिया में आयनिक यौगिक घुलते हैं। पहला आयनिक यौगिक या क्षीण ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक, जैसे HCl है, नंबर 2 करके यहाँ लिखते हैं। जैसे क्षीण ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक, यहाँ पर HCl ही लिख देते हैं, HCl। तो कुछ ऐसे पदार्थ जो सहसंयोजक तो हैं लेकिन क्षीण ध्रुवीय बंध उपस्थित है, इसलिए वो इनमें घुल जाते हैं, आयनिक यौगिक घुलते हैं। कुछ और पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन बंध बनाने की प्रवृत्ति होती है वो भी इनमें घुलते हैं, जैसे शर्करा, 3rd यहाँ पर लिखते हैं शर्करा, शुगर जैसे चीनी है, ग्लूकोज है, ये पदार्थ जल में, अमोनिया में घुलते हैं। अध्रुवीय विलायकों में जैसे बेंजीन में, कार्बन डाइसल्फाइड में या कार्बन टेट्राक्लोराइड में ऐसे पदार्थ घुलते हैं जो अध्रुवीय होते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण है नेफ्थालीन का, नेफ्था NaPHTHALENE, नेफ्थालीन ये ऊर्ध्वपातज पदार्थ होता है। इसमें ऊर्ध्वपातन, आप इस ऊर्ध्वपातन के बारे में शुरू में पढ़ चुके हैं कि अनेक ऐसे पदार्थ होते हैं जो गर्म करने पर ठोस से सीधे वाष्प की दशा में आ जाते हैं। तो नेफ्थालीन एक ऊर्ध्वपातज पदार्थ है। यह बेंजीन में, कार्बन डाइसल्फाइड में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुलता है। और उदाहरणों में जैसे आयोडीन है, ये भी इसमें अध्रुवीय विलायकों में घुलता है। तो विलायक 2 प्रकार के हो गए और विलेय पदार्थ जो उसमें घुलते हैं वो भी 2 प्रकार के हो गए। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, अर्थात समान प्रकार के पदार्थ ही आपस में घुलते हैं। एक शब्द है, एक वाक्य है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, यानी समान प्रकार के पदार्थ ही आपस में घुलते हैं। मैंने आपको बताया कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसी प्रकार कार्बनिक यौगिकों के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड बहुत महत्वपूर्ण विलायक है। जो पदार्थ जल में नहीं घुलते वो कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन या CS2 इत्यादि में घुल जाते हैं। तो ये विलायक और विलेय की प्रकृति के आधार पर विलेयता निर्धारित होती है। तीसरा है सम आयन प्रभाव। सम आयन प्रभाव, अनेक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी विलेयता सम आयन प्रभाव से प्रभावित होती है। जैसे एक उदाहरण है AgCl, ये एक अल्प विलेय आयनिक पदार्थ है AgCl। इसकी विलेयता अगर हम प्रयोग करके देखें तो जल में विलेयता बहुत अधिक होती है, जबकि NaCl के विलयन में, NaCl के विलयन में इसकी विलेयता अपेक्षाकृत कम होती है। तो जल में अधिक क्यों है और NaCl के विलयन में AgCl की विलेयता कम क्यों हो जाती है? कम होने का कारण है यहाँ पर सम आयन, समान प्रकार का आयन है, क्लोराइड आयन यहाँ भी है AgCl में और NaCl के विलयन में भी क्लोराइड आयन उपस्थित है। तो यहाँ सम आयन प्रभाव की उपस्थिति के कारण AgCl की विलेयता NaCl में कम होती है। इसकी चर्चा मैं आपको लाशातेलीय नियम में करूंगा, जो कि आपको आगे 2nd पेपर में पढ़ाया जाएगा। चौथा एक और है, यहाँ लिख लेते हैं तब इसको मिटाते हैं। चौथा है दाब का प्रभाव। अब ये देखा गया कि ठोस पदार्थों की विलेयता पर तो दाब का बहुत प्रभाव नहीं होता, किंतु गैसों की विलेयता पर दाब का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि गैसें संपीड्य हैं, कंप्रेसिबल हैं। गैसों को दबाने पर वो दबती हैं। तो अगर हम गैसों पर दाब डालें तो उनकी विलेयता, जैसे जल में उनकी विलेयता बढ़ने लगती है। तो ठोसों पर तो नहीं बल्कि गैसों पर, ये ठोसों के लिए नहीं बल्कि गैसों के लिए दाब बढ़ाने पर उनकी विलेयता प्रभावित होती है। ये कुछ कारक थे जो विभिन्न पदार्थों की विलेयता को प्रभावित करते हैं। अब कुछ परिभाषाएं हैं जो आपके पाठ्यक्रम में है, महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। ये
उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। एक एक करके कुछ हेडिंग है, जैसे उनकी समझ होना आवश्यक है, वरना इस चैप्टर को समझना कठिन हो जाएगा। तो पहला ये हेडिंग है तनु और सांद्र विलयन। तनु व सांद्र विलयन, इंग्लिश में डाइल्यूट एंड कंसंट्रेट सॉल्यूशन। प्रयोगशाला में डाइल्यूट को DIL और कंसंट्रेट को CON करके बोतलों पर लिखा रहता है, जैसे डाइल्यूट HCl, डिल HCl, कंसंट्रेट HCl, इस तरह से लिखा रहता है। इसका क्या अर्थ होता है, इसको समझने का प्रयास करें। जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता कम होती है तो उसे तनु विलयन कहते हैं, और जब किसी विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता अधिक होती है तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। जैसे यदि चीनी का विलयन हो, शरबत हो और सीरा हो, तो चीनी का जो सीरा है वह प्रायः गाढ़ा होता है, तो उसे हम सीरा को सांद्र विलयन और शरबत को तनु विलयन के रूप में समझेंगे। नेक्स्ट एक ये हेडिंग हो गई तनु और सांद्र विलयन की। दूसरी हेडिंग है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन या कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेट सॉल्यूशन कंसंट्रेट सॉल्यूशन बनाने के लिए ताप स्थिर होना चाहिए। हमने पहले ही बताया कि स्थिर ताप पर ही विलेयता को परिभाषित करते हैं। तो संतृप्त विलयन किसे कहेंगे? स्थिर ताप पर यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा उपस्थित है तो उस विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। अर्थात संतृप्त विलयन में उस ताप पर और अधिक पदार्थ नहीं घोला जा सकता। जैसे अभी ऊपर का जो उदाहरण हमने दिया था, मान लीजिए 100 ग्राम जल में हमने चीनी घोल दिया और वो 60 ग्राम तक घोल दिया और तापमान था 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस ताप पर यदि यह 60 ग्राम से अधिक हम नहीं घोल सकते, अगर एक भी ग्राम अधिक डालते हैं तो वह पदार्थ ठोस अवस्था में नीचे इकट्ठा हो जाएगा। तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। अगला जो टॉपिक है अति संतृप्त विलयन या सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन अनेक ऐसे विलयन होते हैं जिसमें संतृप्त विलयन के सापेक्ष उसमें स्थिर ताप पर उसके संतृप्त विलयन बनने के लिए आवश्यक मात्रा में जो पदार्थ आवश्यक होता है उससे अधिक पदार्थ उपस्थित होता है। माने यदि संतृप्तता से अधिक पदार्थ किसी विलयन में उपस्थित है तो उसे हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम प्रयोग करके ग्लाबर साल्ट सोडियम सल्फेट Na2SO4 10H2O या दूसरा होता है सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3 5H2O, इनमें से किसी एक पदार्थ को, ग्लाबर साल्ट को या सोडियम थायोसल्फेट को, यदि हम धीरे धीरे सावधानी पूर्वक गर्म करें तो हमें विलयन प्राप्त होता है जो कि अति संतृप्त विलयन होता है, जिसमें इसके क्रिस्टल की थोड़ी सी मात्रा डाला जाए या उसे तेजी से हिलाया जाए, शेक किया जाए। शेक माने होता है हिलाना, SHAKE, शेक किया जाए तो ऐसी स्थिति में जो ठोस पदार्थ है वह नीचे अलग होने लगता है और जो अति संतृप्त विलयन था वो संतृप्त विलयन में बदल जाता है। इस प्रकार अति संतृप्त विलयन एक अस्थायी सिस्टम होता है, अस्थायी निकाय है।
या टेम्परेरी सिस्टम होता है, जो अधिक समय तक अति संतृप्त नहीं रह पाता, उसे हिलाने पर या उसमें इन पदार्थों के क्रिस्टल मिला देने पर वो बदल कर संतृप्त विलयन में परिवर्तित हो जाता है। अगला जो टॉपिक है विभिन्न पदार्थों की विलेयता के संबंध में, आपको जैसे ठोस की द्रव में विलेयता, आगे जो टॉपिक हैं वो हैं ठोस की द्रव में विलेयता या गैसों की द्रव में विलेयता या द्रवों की द्रव में विलेयता। भिन्न भिन्न पदार्थों की द्रव में विलेयता पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। जैसे पहला टॉपिक है ठोस की द्रव में विलेयता। जैसे चीनी है पानी में विलेयता, या नमक की पानी में विलेयता, या किसी भी ठोस पदार्थ की विलेयता पर क्या क्या फैक्टर कार्य करते हैं और कौन कौन से इसमें कारक हैं जो इसको निर्धारित करते हैं विलेयता को। तो ठोस की द्रव में विलेयता, जब हम किसी ठोस को किसी द्रव में घोलते हैं तो वह उसमें घुलने लगता है। वह घुलने क्यों लगता है? घुलने का कारण है, जैसे किसी द्रव में जब हम किसी ठोस पदार्थ को डालते हैं तो द्रव के अणु इससे ठोस पदार्थ से टकराते हैं और ठोस अवस्था से उसको विलयन की अवस्था में बदलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को डिसोल्यूशन कहते हैं। डिसोल्यूशन अर्थात डिसॉल्व होना, डिसोल्यूशन। और यह देखा गया इसी समय ठोस पदार्थ के कुछ क्रिस्टल परस्पर आपस में चिपक कर ठोस अवस्था में, विलयन से ठोस अवस्था में बदलने लगते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्रिस्टलाइजेशन। तो ये दो प्रक्रिया हैं, ठोस से विलयन में बदलना और विलयन से पुनः ठोस बदलना। अगर हम यहाँ लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि सॉलिड से सॉल्यूशन बनने की क्रिया को कहेंगे डिसोल्यूशन। ये हो गया डिसोल्यूशन। और सॉल्यूशन से पुनः सॉलिड बनने की क्रिया कहलाती है क्रिस्टलाइजेशन। ये दो प्रक्रियाएं होती हैं। जब इन दोनों क्रियाओं की स्पीड या गति समान हो जाती है तो एक प्रकार की साम्य अवस्था उत्पन्न हो जाती है और विलयन स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। ऐसी दशा में विलयन स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी ठोस पदार्थ किस प्रकार के विलायक में घुलेगा, तो इसकी चर्चा हमने अभी इसके पहले ही किया कि विलेय पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। कुछ पदार्थ ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं और कुछ अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। तो यहाँ पर वो सभी नियम लागू होंगे इनके विलेयता पर। दूसरा, यदि हम इनके ठोसों की विलेयता पर दाब के प्रभाव की चर्चा करें, दाब, तो आपको पहले ही हमने बताया कि ठोसों पर दाब का कोई सार्थक प्रभाव नहीं होता। कारण यह है कि ठोस पहले ही संपीड्य नहीं होते, वो उन्हें हम दबा नहीं सकते। तो अगर हम ठोसों पर दाब डालते भी हैं तो उनकी विलेयता प्रभावित नहीं होती, बल्कि ताप द्वारा ये इनकी विलेयता प्रभावित हो सकती है। इसकी चर्चा हमने पहले किया है कि जब हम किसी ठोस को गर्म करते हैं तो प्रायः उसकी विलेयता बढ़ती है, किंतु कैल्शियम एसीटेट या कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनकी विलेयता ताप से प्रभावित नहीं होती, ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है। इन पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने पर कम हो जाती है। तो ठोस द्रव में क्यों विलेय होता है, हमने इसको समझाया। और ठोसों की विलेयता पर कौन कौन से फैक्टर कार्य करते हैं, जैसे ठोस की प्रकृति माने विलेय की प्रकृति, दूसरा विलायक की प्रकृति, तीसरा दाब या ताप, इन सभी बातों से ठोस की विलेयता प्रभावित होती है।